नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। हम आज फिर से लेकर के आए हैं चैप्टर 7 डीसी सर्किट एंड रिलेटेड लॉ का लेक्चर 2। लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में जो कवर करेंगे हम बेसिकली इसमें हम कवर करने वाले हैं किरचॉफ्स का नियम। सिर्फ किरचॉफ्स का नियम कवर करेंगे इसमें। इसको डिटेल से लेंगे कि किरचॉफ्स का नियम क्या कहता है और कैसे लागू किया जाता है इसको। ठीक है, इसको डिटेल से करेंगे कि किरचॉफ का नियम क्या है और कैसे काम करता है, वो कितने प्रकार का है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा कि ओम्स का नियम। ओम्स का नियम से हमारे जब भी और आई दिया हुआ है तो आर कैसे निकाला जाता है, आर और भी दिया है तो आई कैसे निकालना है, और ये कहाँ पे लागू हो रहा है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा ओम्स का नियम। ठीक है, अब हम जानेंगे किरचॉफ का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2। ये है इस चैप्टर का 7.4 है किरचॉफ्स का नियम। इसको किरचॉफ्स का नियम को दो नियम है। एक नियम को विद्युत धारा का नियम बोला जाता है और दूसरा नियम को वोल्टेज नियम बोला जाता है। ठीक है, इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोला जाता है। देखिए 3 नाम है, इसको ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका जो 3 नाम है, एक नाम है विद्युत धारा नियम, दूसरा नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको इंग्लिश में किया गया, और कहीं कहीं लिखता है केसीएल। केसीएल में तो शॉर्ट नाम लिख दिया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कहीं भी। ठीक है, दूसरा नियम है वोल्टेज नियम, उसको बोला जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको बोला जाता है केवीएल। एक हो गया केसीएल और दूसरा हो गया केवीएल। मतलब किरचॉफ्स करंट किरचॉफ्स का नियम जो है, किरचॉफ्स लॉ जो है, 2 प्रकार का है, केवीएल है और केसीएल है। केसीएल को किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है और केवीएल को किरचॉफ्स का सेकंड लॉ बोला जाता है। ठीक है, ये किससे संबंध रखता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, केसीएल को किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोला जाता है और केवीएल को किरचॉफ्स का सेकंड लॉ बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका कहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको कैसे टेक्निक से समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अभी फिगर पे ध्यान नहीं दीजिए, फिगर पे से हम नहीं जाएंगे, हम एक लॉजिक से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पाइप है, यहाँ पे किसका, वाटर का पाइप है, पानी आ रहा है, इससे आ रहा है या जा रहा है बात करेंगे। वाटर का पाइप है, ये जंक्शन है, एक है ऐसे, एक है ऐसे, एक है ऐसे, एक है ऐसे, ये हो गया जंक्शन पॉइंट। किसके हो गया, ये वाटर का पाइप है, इसका नाम हम रख देते हैं, इसको मान लीजिए नाम रख दे ए बी सी डी और ई। ये वाटर का पाइप है, टोटल 3 2 5 5 पाइप है, एक जंक्शन पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जंक्शन पर जुड़ा हुआ है। मान लीजिए इससे पानी आता है, पानी आता है मतलब किधर, जंक्शन की ओर, इससे भी पानी आता है जंक्शन की ओर। ठीक है, मान लीजिए आपसे हम पूछें कि मान लीजिए ए से पानी आया 100 लीटर, 100 लीटर। ठीक है, बी से आया 500 लीटर। तो आपसे हम पूछें कि बताइए, अच्छा एक चीज और है, ये जो बना हुआ है ये जाने के लिए बना हुआ है, मतलब इसमें टोटल 5 पाइप है, ए बी सी डी ई, 2 से इनकमिंग है और 4 जो 3 है वो आउटगोइंग है। मतलब ये जो 3 है सी डी ई, इससे पानी जो है जंक्शन से बाहर निकलता है, 2 से आता है, 3 से निकलता है। तो एक चीज आप बताइए, बस सिंपल सा एक प्रश्न है मेरा, कि 100 लीटर ए से आता है और 500 लीटर बी से आता है, तो तीनों मिला करके जो है वो कितना पानी निकलेगा बाहर, कितना लीटर पानी निकलेगा। सिंपल सा प्रश्न है आपसे कि 100 लीटर आता है ए से और बी से 500 लीटर आ रहा है पानी, तो बाहर कितना निकलेगा। जाहिर सी बात है, ए प्लस बी बराबर मतलब 500 प्लस 100, 600। टोटल पानी कितना हो गया, 600। जब 600 लीटर आ रहा है तो 600 तो ही बाहर निकलेगा ना। जाहिर सी बात है, जितना पानी आएगा उतना ही तो बाहर जाएगा। मान लीजिए पाइप है, पाइप से ऐसा थोड़ी कि इसमें पानी बन रहा है अपने से, तो 600 लीटर अगर पानी आ रहा है तो 600 लीटर बाहर जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि अगर 600 लीटर आएगा तो 600 लीटर जाएगा। हाँ, डिपेंड करता है कि हो सकता है ई से कितना जा रहा है, डी से कितना जा रहा है, ई से कितना जा रहा है, वो अलग इशू है, वो अलग इशू है, लेकिन टोटल जो जाएगा ना,
वो जाएगा 600 लीटर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि A प्लस P, मतलब जो पानी आ रहा है, बराबर हो जाएगा C प्लस D प्लस E। क्या हो जाएगा? A प्लस B जो आ रहा है पानी का योग, मतलब जोड़ दिए, प्लस इतना जो इसका योग, ये दोनों पानी, मतलब जितना पानी आ रहा है बराबर होगा जितना पानी जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मतलब इसका सेंस ऐसे समझिए, इनकमिंग करंट इनकमिंग पानी बराबर आउटगोइंग पानी। इनकमिंग पानी कौन है? A प्लस बी है। आउटगोइंग पानी कौन है? C प्लस D प्लस E है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए ऐसे, इसको भी 5 ही बनाते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में होगा। ठीक है, ये मान लीजिए जंक्शन है, किस है, यहाँ पे वायर जुड़ा है और वायर जुड़ा है, इधर इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम है E। ठीक है, ये जो जंक्शन है, जंक्शन की ओर आने वाली जो करंट है, ये जो जंक्शन गया, अब हम करंट के टर्म में, पहले हम वाटर के टर्म में ले रहे थे, पानी के टर्म में ले रहे थे, अब हम करंट के टर्म में ले रहे हैं। ये जो जंक्शन की ओर आने वाला जो पानी है, करंट है, वो मान लीजिए 10 एम्पियर है, और इधर की ओर फिर आने वाले जो बी वायर से जो आएगा, वो मान लीजिए 50 एम्पियर है। ठीक है, 50 एम्पियर है। ये क्या है? करंट। तो अब एक चीज बता दीजिए, जितना करंट आ रहा है वो बाहर कितना निकलेगा? जैसे पानी में हो रहा था, पानी में क्या हो रहा था कि A और B से जो आ रहा है उसका योग बराबर जो बाहर जा रहा है वो पानी, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है कि जो A प्लस B का जो जोड़ है वो होता है बराबर किसके? C प्लस D प्लस E। मतलब A प्लस B अगर कितना है? 60 है, तो C प्लस D प्लस E भी कितना होगा? 60 ही होगा। ये दोनों जो है बराबर होगा, अलग नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब जितना आएगा उतना ही जाएगा। करंट के टर्म में होता है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा, जिस प्रकार से पानी के टर्म में भी हो रहा था कि जितना लीटर पानी आएगा उतना लीटर बाहर जाएगा, उतना ही बाहर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार इसमें भी होता है, जितना करंट आ रहा है ना उतना ही करंट जाता है बाहर। मतलब A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी बराबर 60 है, तो C प्लस D प्लस E बराबर 60 होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि अब हम लिख सकते हैं यहाँ, इन कमिंग बराबर आउटगोइंग करंट। ये आप नोट कर लीजिए, ये लॉजिक है इसका। जितना आएगा इनकमिंग करंट उतना ही आउटगोइंग होगा। तो ये होता है इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। मतलब इस जंक्शन का पॉइंट जो है ना, इस जंक्शन के पॉइंट पे जब हम करंट का वैल्यू निकालेंगे ना, तो जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट होगा, उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। ठीक है, मतलब इस जंक्शन पे जो करंट का मान होगा, इस जंक्शन पे जो करंट का मान होगा, इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट होगा। मतलब जितना करंट इधर से आ रहा है उतना करंट इस जंक्शन से जाएगा। ठीक है, जितना करंट इस जंक्शन से आ रहा है उतना करंट इस जंक्शन पे आएगा। तो आ रहा है कितना? इनकमिंग कितना है, इसको समझेंगे। A प्लस बी बराबर क्या होगा? C प्लस D प्लस E। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? A प्लस बी, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, C प्लस D प्लस E बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस बी माइनस C माइनस D माइनस E बराबर 0। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 3 फॉर्मूला निकल गया। इस प्रकार से याद नहीं करना, याद सिर्फ ये करना है। याद सबसे पहले आपको यह करना है, याद जो करना है इनकमिंग करंट और बराबर आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट करके इसको ऐसे कर देना है।
ठीक है। इधर जब आप बाएं की ओर लाएंगे तो इधर 0 बच जाएगा और इधर जो साइन है उसका माइनस हो जाएगा। जब माइनस, ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो पूरा माइनस में हो जाएगा। ये आप मैथ के कैलकुलेशन में जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको चलते हैं फॉर्मूला से, सॉरी अब इसका चलते हैं डिफिनेशन से कि डिफिनेशन क्या कहता है। पहले समझ लिए लॉजिक, इसका कंसेप्ट समझ लिए, अब हम इसका डिफिनेशन से चलते हैं कि डिफिनेशन इसका क्या बोलता है, ठीक है। सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ इसको बोला जाता है, केवीएल केसीएल बोला जाता है, इसको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोला जाता है। अब देखते हैं कि क्या बोला जाता है आगे, क्या कहता है ये जो है डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन कहता है किरचॉफ्स करंट, किरचॉफ्स का धारा नियम केसीएल बताता है कि नोड पर आने वाली और निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बोल रही है, बोल रहा है किसी भी नोड पर, नोड कौन सा है हमारा, नोड ए है, इसको नोड बोल रहा है। जंक्शन जिसको हम लोग बात कर रहे थे ना उसको नोड बोल रहा है। उसका ऊपर बोल रहा है कि जितना भी आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि बीजगणितीय योग शून्य होता है, क्या कह रहा है। तो ये एक मतलब मैथमेटिकल टर्म है, कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज ये नहीं बोल रहा है, मैथमेटिकल टर्म है। जैसे हम यहाँ पर क्या किए, लिखे a प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई बराबर 0, तो बीजगणितीय योग शून्य हो गया, यही बीजगणितीय योग हो गया। क्यों, क्योंकि बीजगणितीय योग कह रहा है ना कि अगर मान लीजिए आने वाली करंट को प्लस बोल रहे हैं तो जाने वाली करंट को क्या बोलना पड़ेगा, माइनस बोलना पड़ेगा। आने वाली करंट को हम क्या बोल रहे हैं, प्लस बोल रहे हैं, इसको मान लीजिए हम प्लस बोल रहे हैं, इसको और इसको, तो जाने वाली करंट को क्या बोलना पड़ेगा, माइनस, और उसका योग जो होगा शून्य होगा। देखिए तो यहाँ पे ए इधर भी प्लस होता है ना, कोई भी अगर कुछ नहीं है साइन प्लस है, प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई बराबर 0, ये तो कह रहा है बीजगणितीय योग शून्य होगा। मतलब ये हो गया, माइनस साइन दिखा रहा है कि ये जाने वाली करंट है और ये क्या है, ये आने वाली करंट है। एक या हम कर सकते हैं इसको अगर प्लस कर दें, इसको अगर प्लस कर दें तो जाहिर सी बात इसको फिर माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस साइन डालना पड़ेगा। मतलब एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है। अब समझिए दोनों अपोजिट है, एक आना एक जाना, दोनों अपोजिट है, तो साइन तो अपोजिट होगा ना, उसका साइन तो अपोजिट रखेंगे उसको। तो इसीलिए अगर मान लीजिए इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये फिर इसका साइन इसके साइन का उल्टा होगा, ठीक है। तो हमको उतना कंफ्यूज नहीं होना है, हमको एक साइन रखना है कि जो आ रहा है उसको प्लस में रखना और जो जा रहा है उसको माइनस में रखना है। आ रहा है उसको प्लस में रख लिए और जो जा रहा है उसको माइनस में रख लिए, बीजगणितीय योग शून्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा खाली बोल रहा है कि आने वाली करंट को ऋणात्मक और निकलने वाली धारा को धनात्मक माना जाता है, ठीक है। आने वाली करंट को ऋणात्मक और जाने वाली करंट को धनात्मक, तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि आने वाली करंट को हम धनात्मक मानेंगे, धनात्मक, और आने वाली करंट को सॉरी आने वाली करंट को धनात्मक और आने वाली करंट को हम क्या किए, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम क्या माने हैं, पॉजिटिव, इसको माने हैं पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये आने वाली करंट है, तो आने वाली करंट को धनात्मक और जाने वाली करंट को क्या हम लोग माने हैं, ऋणात्मक, मतलब इसको पॉजिटिव माने हैं और इसको माइनस माने हैं। तो ये इस एकदम फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, इसको आप पे डिपेंड करता है कि एक को अगर प्लस माने हैं तो दूसरा को माइनस मानना पड़ेगा, अगर दूसरा को माइनस माने हैं तो एक को प्लस मानना पड़ेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है। लेकिन ये जो डिफिनेशन है ना, ये जो डिफिनेशन है केसीएल किसी भी नोड पर आने वाली करंट और निकलने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब इनकमिंग करंट जो है आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, जो हमारा क्या है यहाँ पे फॉर्मूला से ये पता चल रहा है, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है, ठीक है। अगर हम डिफिनेशन से चलते हैं तो डिफिनेशन से हमारा ये है कि इसका बीजगणितीय योग शून्य है, ठीक है। हो सकता है, उम्मीद है, मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम कंसेप्ट आपको क्लियर किया जाए, एग्जाम्पल दे करके, समझा करके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वोल्टेज नियम, ठीक है। एक चीज इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा जो एक फिगर था पहले से ऐड था वो क्या कह रहा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बस। देखिए ये है हमारी आने वाली करंट,
और बाकी सब है, अब ये है आने वाली करंट, बाकी करंट है निकलने वाली, सॉरी निकलने वाली है। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, एक हो गया। दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन से हम क्या समझते हैं वो हम उसको समझने का कोशिश करते हैं। वोल्टेज नियम, इसको बोला जाता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसको बोला जाता है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, मतलब दूसरा नियम है, सेकंड वाला है। इसमें क्या कहता है, इसके द्वारा जैसे हम लोग KCL के द्वारा पढ़े कि जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है, किसका, धारा का, किसका होता है, नोड पर निकलने वाली धारा का। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें जो बीजगणितीय योग होता है वो जो शून्य होता है वो होता है किसका, विभवांतर का, मतलब विभव का। इससे हमको डिफिनेशन से शुरू करते हैं। डिफिनेशन कह रहा है कि किरचॉफ वोल्टेज नियम जो है KVL का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। यह नियम कहता है कि घेरे, घेरे मतलब क्या होता है, लूप, लूप मतलब क्या होता है, सर्किट। जैसे ऐसे समझिए, ये जैसे लूप हुआ, जैसे ए जो कंप्लीट हुआ ना, ये लूप हुआ, ए कंप्लीट हुआ, लूप हुआ, ए कंप्लीट लूप हुआ। तो कह रहा है कि ये लूप की बात कर रहा है, ये पूरा घेरा की बात कर रहा है, पूरा घेरा लूप की बात कर रहा है, मतलब सर्किट की बात है, क्लोज क्लोज सर्किट की बात कर रहा है कि अगर यहाँ से करंट निकला है तो यहाँ पे पहुँचना चाहिए, यहाँ से करंट अगर निकला है तो यहाँ पे पहुँचना चाहिए, या यहाँ से ऐसे निकला है तो ऐसे पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो ये लूप की बात कर रहा है कि किसी घेरे में, मतलब बंद परिपथ में, बंद परिपथ में, बंद परिपथ के चारों ओर मौजूद सभी विभवांतर, सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, इसमें यह बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कुछ सर्किट है, तो जो मान लीजिए यहाँ पे हम 100 वोल्ट अप्लाई किए हैं, तो ये जो 100 वोल्ट अप्लाई होगा ना वो सभी के मिला कर को होगा, सभी का मिला कर को होगा। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव है, यहाँ से मान लीजिए करंट निकला, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ से करंट निकला, तो इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लीजिए इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, इसको R3 बोलते हैं और इसको R4 बोलेंगे। तो ये बोल रहा है ना कि जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें, R1 में, R2 में, R3 में, R4 में, वो इतना के बराबर होगा, इसका बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो बीजगणितीय योग कैसे होगा शून्य, क्योंकि मान लीजिए इधर से जो करंट इन कर रहा है इसमें, तो इसको हम प्लस साइन मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको प्लस मान लेते हैं। ठीक है, इसको प्लस मान लेते हैं और इसको प्लस मान लेते हैं, क्योंकि करंट इधर से इन कर रहा है, इधर से निकल रहा है। ठीक है, तो इसका जो होगा ना, ये होगा ऐसे 100, ठीक है, बराबर V1। V1 क्यों, क्योंकि इसमें कब वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा है, इसका वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा है, तो इसको हो जाएगा V1, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा V2, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा V3, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V4। तो ये जो होगा ना 100 बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होगा। कहने का मतलब जो ये किसी भी बंद परिपथ में उसका जो बीजगणितीय योग है ना वो शून्य हो रहा है। देखिए कैसे शून्य हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 100 माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 माइनस V4 होगा, बराबर 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू था, ये जो वैल्यू था सबको इधर लेकर गए, तो इसका सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज का, सभी विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होगा ना शून्य होगा, सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो यहाँ पे विभवांतर कितना 100 है। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, 100 होगा,
इसका मान 100 होगा, तब ना इसका जो बीजगणितीय योग है 0 होगा। मतलब हो जाएगा 100 माइनस इधर 100 हो जाएगा। ये टोटल का जब जोड़ेंगे ना तो 100 होगा, बराबर इस 1000 हो गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। मतलब हम एक कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि चलिए इसको थोड़ा सा फ्रेश करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। इससे क्या निष्कर्ष निकला उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं भी, इसको मान लेते हैं भी। हम 100 वोल्ट नहीं मान रहे हैं, यहाँ पर भी मान रहे हैं। इसमें जो खर्च होगा उसको मानेंगे V1, इसमें जो खर्च होगा इसको मानेंगे V2, इसमें जो खर्च हुआ वोल्टेज उसको V3, अब इसका जो होगा V4, ठीक है। तो बोल रहा है कि जितना आप वोल्टेज दीजिएगा ना उतना टोटल मिला के खर्च हो जाएगा। जितना आप वोल्टेज दे रहे हैं, जैसे 100 वोल्ट यहाँ पे दिए थे, तो 100 वोल्ट जब दिए थे तो 100 वोल्ट खर्च हो गया था, रिजल्ट कितना आया था 0। क्यों? क्योंकि V1 ये सबका जोड़ कितना था, सबका जोड़ था। यहाँ पे हम क्या किए थे, 100 किए थे, प्लस किए थे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 किए थे, V4 किए थे, ठीक है। मतलब ये जो जोड़ था ना 100 के बराबर था, टोटल जोड़ जो था 100 के बराबर था। मतलब 100 अप्लाई कर रहे हैं तो 100 खर्च हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भी अप्लाई कर रहे हैं तो खर्च कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब इसको हम इधर ले आते हैं पूरा ब्रैकेट बंद करके ऐसे, तो V1 माइनस V प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। अब इसको बराबर हो जाएगा 0। अब इसको साइन को हटा दिए तो यहाँ हो जाएगा V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 माइनस V4 बराबर 0। तो इससे निष्कर्ष जो निकला ना कि अप्लाइड वोल्टेज जो है ना, जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज कितना है, V है। अप्लाइड वोल्टेज कितना है, V है। अब ये क्या है, ये क्या है, इसको बोला जाता है खर्च वोल्टेज, खर्च होने वाला वोल्टेज। जैसे देखिए ये क्या है, अप्लाई किए, ये हम लोग क्या किए, अप्लाई किए किसमें, सर्किट में। और ये क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, ये वोल्टेज हो रहा है क्या, खर्च। ये जो वोल्टेज हो रहा है खर्च, मतलब इसका सेंस ये निकला कि हमारा ये जो फॉर्मूला निकला, ये जो फॉर्मूला निकला है यहाँ पे कि अप्लाइड वोल्टेज जो है ना और खर्च वोल्टेज जो है दोनों बराबर होता है। अप्लाइड वोल्टेज खर्च वोल्टेज बराबर होता है। जिस प्रकार से इसमें हो रहा था ना कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट हो रहा था, इसमें भी होता है। अप्लाइड वोल्टेज जो होता है खर्च वोल्टेज के बराबर होता है। इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज बराबर कंज्यूम वोल्टेज। अब कहिएगा कंज्यूम क्या होता है, कंज्यूम मतलब होता है खर्च करना। कंज्यूमर नहीं बोलते, कंज्यूमर मतलब खर्च करने वाला, कंज्यूम कर रहे हैं, मेरा रिचार्ज कंज्यूम हो गया मतलब खर्च हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। मतलब अप्लाइड वोल्टेज बराबर हो जाएगा कंज्यूम वोल्टेज। किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद लूप में, किसी भी बंद सर्किट में जितना वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उतना वोल्टेज खर्च होगा। या दूसरा टर्म में कह सकते हैं कि किसी भी बंद परिपथ में विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 होगा, विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 होगा। दो टर्म हो सकता है, एक हमारा ये हो सकता है, एक ही नहीं होता, एक चीज को दो प्रकार से बोलना वही हो रहा है, एक ही चीज को दो प्रकार से बोला जा रहा है कि हमारा जो विभवांतर का बीजगणितीय योग होगा 0 होगा, और दूसरा बोला जा रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज बराबर कंज्यूम वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ये हमारा है केवीएल और केसीएल, आज खत्म होगा। ये अप्लाई कहाँ करते हैं वो उसको बात करेंगे। ये बड़े बड़े सर्किट को सोल्व करने के लिए, जैसे बहुत बड़ा सर्किट है उसको आपको सोल्व करने के लिए ओम्स लॉ तो लगाना ही पड़ेगा छोटा छोटा जगह पे, लेकिन ये भी लगाना पड़ेगा, इसके बिना आप सोल्व नहीं कर पाएंगे बहुत बड़ा सर्किट, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल आपको सर्किट में बनाना है डीसी सर्किट में, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसको अप्लाइड कैसे करना है, बड़े सर्किट पे अप्लाइड कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बोधी टेक्निकल पे ऐप पे भी ये वीडियो अवेलेबल है, तो कृपया आप बोधी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उससे करने से फायदा ये है कि जैसे बहुत स्टूडेंट क्या है कि यूट्यूब से पढ़ते हैं, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ते हैं कोई इशू नहीं है, वही कंटेंट आपको मिलेगा किसमें, बोधी टेक्निकल ऐप में। यूट्यूब पे क्या होगा ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा कि बीच बीच में ऐड आएगा, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, कोई और वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाएगा, वो वीडियो देखने लगिएगा, तो आपका कंसंट्रेशन जो है ना माइंड का वो भी भंग होगा। लेकिन जब आप बोधी टेक्निकल ऐप पे वही चीज देखेंगे तो आपको
सिर्फ वही मिलेगा आपको, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ऐड आता है उस पर, कोई ऐड नहीं आता है। तो आप गोडी टेक्निकल ऐप डाउनलोड करिए, इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत सारा फ्री कंटेंट है, उसको भी देख सकते हैं। एक पेड कोर्स है जो कि 149 में है, मात्र 149 में है, उसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर का कंप्लीट कोर्स आपको जो है सब थ्योरी आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज अवेलेबल है उसमें, और उसका वीडियो भी है, सॉरी उसका वीडियो अवेलेबल है। उसमें टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है सभी चैप्टर वाइज, और उसका टेस्ट का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है बोधि टेक्निकल ऐप में, जो कि 149 में मिल रहा है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर परचेज नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, आज खत्म करते हैं यहीं पे।